हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इन्वर्टर एंड यूपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 140 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। बता रहा है ISI जो मार्का होता है ना ISI का, उसके अनुसार वोल्टेज का जो है 240 वोल्ट दिया गया है और वो जो है एक फेज के लिए कार्यशील वोल्टेज क्या होगा, यानी एक फेज में जो कि वोल्टेज कार्यशील किया जाता है वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 233 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या है 228 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या है 216 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है 211 वोल्ट। हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज जितना ISI का जो है दिया जाता है उससे 5% डाउन होता है। तो यानी 240 का 5% निकालेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 12। तो 240 में 12 घटा देंगे कितना आएगा 228 वोल्ट। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि 228 वोल्ट पे यदि कार्य करेंगे तो वो हमारा कार्य सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ISI के अनुसार कितना वोल्टेज हमारे पास दिया गया था 240, यदि 200 दिया रहता तब कितना होता 200 दिया रहता वोल्ट यहाँ पे, तब क्या होता, तब हमारा 10 वोल्ट कम होता। तो 10 वोल्ट कम होता, 200 में 10 वोल्ट कम करते तो यानी 190 वोल्ट पे कार्य करता है। तो क्या हमेशा क्या करना है कि जितना दिया हुआ मान उसमें 5% डाउन कर देना। समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, यानी 1 कूलम आवेश मुक्त होता है, किसके द्वारा होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम जो है आवेश उत्पन्न होता है, जो कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है क्या होता है 1 एम्पियर, तो करंट हो जाती है 1 एम्पियर। तो क्या कह रहा है कि 1 कूलम आवेश किसके द्वारा मुक्त होता है। ऑप्शन में देखिए ए नंबर क्या दिया है वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन किसमें होता है, सेल में वैद्युतिक अपघटन से होता है। दूसरा ना वैद्युतिक लेपन से होता है। तीसरा ऑप्शन सी क्या है इलेक्ट्रोनकल। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है वैद्युतिक रासायनिक तुल्यम, यानी वैद्युतिक अपघटन तो होता है सेल में, लेकिन कूलम के आवेश कौन उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है ना, जो कि रासायनिक तुल्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक तुल्यम, वैद्युतिक रासायनिक तुल्यम, क्योंकि सेल में रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वैद्युतिक रासायनिक तुल्यम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संक्षिप्त का यूपीएस का पूरा नाम क्या है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो यूनिवर्सल पावर सप्लाई देखिए कौन सा ऑप्शन में है हमारा, बी नंबर में देखिए यूनिवर्सल पावर सप्लाई। यूपीएस का नाम फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, यानी आवृत्ति कौन क्या है फ्रीक्वेंसी को कौन कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है
तो दूसरे उपकरण में लगाएंगे तो यह फ्रीक्वेंसी को ही कन्वर्ट करना है, ना वोल्टेज को आगे पीछे करना, ना करंट को करना, सिर्फ और सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है हमको, फ्रीक्वेंसी को, जो कि करंट और वोल्टेज समझ रहेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, घटा देता है, जो कि फुल वेव में था ये क्या कर देगा, हाफ वेव में, तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी घटाएगा। ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीसी चॉपर, जो कि डीसी चॉपर क्या है, डीसी परिपथ में चॉक को लगा दिया जाता है, जो कि कार्य किसका करता है, फिल्टर सर्किट का। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी को कुछ भी नहीं करता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी को कुछ भी नहीं करता है, इसलिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट नहीं करता है, इसलिए बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, साइक्लो कन्वर्टर। ये साइक्लो कन्वर्टर क्या है, ये साइक्लो कन्वर्टर साइकिल वेव में क्या चलता है, फ्रीक्वेंसी क्या चलता है, वेव में चलता है, एक चक्र पूरा करता है साइकिल को, और यही साइक्लो कन्वर्टर उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, हमारा साइक्लो कन्वर्टर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या था, डीसी से एसी कन्वर्टर। तो ये हमारा कन्वर्टर है एसी धारा को डीसी धारा में, लेकिन ये धारा में कह रहा है, लेकिन हमको कुछ क्वेश्चन क्या रहा है, आवृत्ति। आवृत्ति को कौन कन्वर्ट करता है, आवृत्ति को हमारा कौन कन्वर्ट कर रहा है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या है कि वो चक्र, यानी जो कि एक साइकिल पूरा करता है 360 डिग्री का, तब हमारा क्या होगा, एक चक्र होगा, और वही 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि 1 मिनट में जो है 60 बार चक्कर वो लगाती है। तो वही कौन कन्वर्ट करता है, साइक्लो कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, PWM का पूर्ण रूप क्या है, PWD का पूर्ण रूप क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी फेज वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी फेज वाइड मॉड्यूलेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, पल्स, पी से पल्स तो है, वाइड में पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, यानी वो क्या कर रहा है, पल्स जो है उसी को मॉड्यूलेशन कर रहा है। तो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑफलाइन यूपीएस क्या है, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है, यानी ऑफलाइन यूपीएस है और ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा होता है। पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है, नियंत्रण बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, यानी लगातार बिजली का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह नियंत्रण आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, यह नियंत्रण आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, यानी सिंगल फेज पे भी काम करता है और 3 फेज पे भी काम करता है। और अगला ऑप्शन क्या है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त होता है, यानी ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है कि परिवर्तन और संक्रमण की समस्या नहीं होती है, जो कि यह समस्या ऑनलाइन यूपीएस पर, ऑनलाइन यूपीएस का फायदा होता है क्या, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन, नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है,
यानी बोल रहा है कि नियंत्रण वोल्टेज उत्पादन, यानी लगातार वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसको हम क्या कहते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। यानी कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट लगाया जाता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर में रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एम्पलीफायर सर्किट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दोलन सर्किट। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, फीडबैक सर्किट। तो नियंत्रण वोल्टेज करने के लिए कह रहा है, तो रेक्टिफायर सर्किट क्या कर रहा है, हमारा कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर सर्किट क्या कर रहा है, हाई को लो करता है। और दोलन सर्किट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी और इसका जो पावर सप्लाई का फ्लक्चुएट करता है, तो सी भी नहीं होगा। और फीडबैक सर्किट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा वो बैक करता है, यानी नियंत्रण आउटपुट लगातार, यानी वोल्टेज घट रहा है, ये फीडबैक क्या करेगा, अप कर देगा। डाउन हो रहा है तो अप करेगा, अप हो रहा है तो इसको डाउन कर देगा। कौन करता है, फीडबैक सर्किट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है जो कि फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कौन सा फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, पहला धारा डिवाइड नेटवर्क, जिसमें करंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा वोल्टेज ड्राइवर नेटवर्क। और अगला टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क। और अगला क्या है, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा फीडबैक जो है अभी हमने पढ़ाएं, क्या बताएं कि वो वोल्टेज को अप और डाउन करता है। तो ये हम पे देखिए हमारा वोल्टेज किस में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, वोल्टेज ड्राइवर नेटवर्क, जो कि वो वोल्टेज को ड्राइव करता है। कौन करता है, फीडबैक क्या करता है, वोल्टेज को ड्राइव करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, वोल्टेज ड्राइव नेटवर्क। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करता है। यानी क्या कर रहा है क्वेश्चन कि चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युतीय उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करता है, यानी क्या लगा है जो कि वो वोल्टेज को हमेशा सक्रिय करता है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑटो स्टेटर। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी ओवर वोल्टेज रिले। और ऑप्शन नंबर डी अंडर वोल्टेज रिले। वहां पे बता रहा है कि वोल्टेज को बता रहा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युतीय उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करने के लिए बोल रहा है हमको, वोल्टेज को सक्रिय करने बोल रहा है। इसलिए आप ऑप्शन में देखिए वोल्टेज क्या है, आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगा ही रहता है। ये तो ऑप्शन में हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन वोल्टेज को सक्रिय तो वो नहीं करता है। सक्रिय उसको ओवर करने के लिए क्या लगा रहता है, ओवर वोल्टेज रिले। यानी ओवर हो गया तो वो वोल्टेज रिले कंट्रोल कर देगा, लेकिन ये तो सक्रिय हमेशा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अंडर वोल्टेज रिले, यानी कम वोल्टेज से कम है तब वो रिले काम करेगा, हमेशा सक्रिय नहीं करेगा। यानी ऑटो स्टेटर जो है ये हमेशा
वोल्टेज को सक्रिय करके रखता है। कौन करके रखता है? ऑटो स्टेटर। ऑटो स्टेटर जो हमेशा वोल्टेज को सक्रिय रखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? यदि एक सेल, एक बैटरी है, वह बैटरी डिस्चार्ज है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तब उसके अंदर में प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है? जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तब प्रतिरोध उसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या? शून्य हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी सामान्य रहता है। यानी कि एक प्रतिरोध, एक बैटरी है जो कि चार्ज होने के बाद 2 ओम का प्रतिरोध रहता है। जब डिस्चार्ज हो जाता है तब क्या होता है? यदि डिस्चार्ज होगी बैटरी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक हो जाएगा, तब ना वो करंट फ्लो नहीं होगा। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? सही है। यानी प्रतिरोध, एक डिस्चार्ज से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वो चार्ज रहता है तो क्या होता है? उसका प्रतिरोध कम रहता है। जब बैटरी चार्ज रहती है तब प्रतिरोध उसका कम होता है, और जब डिस्चार्ज हो जाता है तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटा की गणना करें। वोल्टेज प्रति एम्पियर प्रति घंटा की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 से 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। यानी कि 4 गो सेल को जोड़ा गया है, और किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा? घटता है। और जब यहाँ पे क्या, किसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं हमको? सेल को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन करंट सामान्य रहेगा। और समांतर में यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज हमारा सामान्य रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ेगा। समांतर क्रम में क्या होता है कि जब प्रतिरोध का जो है, प्रतिरोध जब समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज क्या होगा? सामान्य रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? यानी जितना सेल को जोड़ेंगे उतना हमारा क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। तो देखिए वोल्टेज हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 6 वोल्ट 24 एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर बी 3 वोल्ट 16 एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर सी 4.5 वोल्ट 8 एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर डी 1.5 वोल्ट 32 एम्पियर आवर। तो समांतर में सेल को जोड़ रहे हैं तो वहां पे वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज तो एक सेल में जितना रहेगा उतना सभी सेल में सामान्य रहेगा, इसलिए वोल्टेज हमारा क्या होगा? 1.5 वोल्ट। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 1.5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, ये इसी से हम सही लगा सकते हैं। लेकिन क्या बता रहा है कि 4 गो सेल जुड़ा है। कितना सेल जुड़ा हुआ है समांतर में? 4 गो सेल जुड़ा हुआ है। तो 8 चौके 32, यानी 32 एम्पियर आवर। यानी वोल्टेज हमारा क्या रहेगा? 1.5 वोल्ट और 32 एम्पियर आवर, यानी 32 घंटा तक हमारा चल सकता है। कौन? 1.5 वोल्ट की यदि हम सप्लाई इससे लेते रहेंगे तो ये 32 घंटा तक कार्य हमारा कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर अनुप्रयोग कौन सा है? यानी स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है का अनुप्रयोग कौन सा है? पहला गीजर, दूसरा ग्राइंडर, तीसरा टीवी रिसीवर और
चौथा एयर कंडीशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी ये अधिक जो है कार्य के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी छोटा कार्य के लिए किया जाता है। देखिए गीजर अधिक करंट लेती है, अधिक वोल्टेज लेती है, इसलिए गीजर हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो गया। ग्राइंडर भी अधिक करंट लेगा। टीवी रिसीवर, टीवी हमारा क्या करता है, कम करंट लेती है। इस तीनों की तुलना में एयर कंडीशन, एसी तो और अधिक लेती है, जो कि गीजर से भी अधिक लेती है। तो इस तीनों की तुलना में सबसे कम हमारा कौन ले रहा है, टीवी रिसीवर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, टीवी रिसीवर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, कौन करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, कौन करता है, परिवर्तित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर इन्वर्टर का कार्य क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, इन्वर्टर का कार्य क्या है, इन्वर्टर क्या करता है। देखिए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर हमारा क्या करता है कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, कौन, इन्वर्टर। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कह रहा है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, कौन क्या करता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यहाँ बता रहा है डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी में, यानी कम डीसी वोल्टेज है उसको बढ़ाना, ये तो हमारा करता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, एसी को अधिक एसी में, एसी करता ही नहीं है, क्या करता है वो, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, कौन करता है, इन्वर्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, यानी इन्वर्टर में जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर का, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, आउटपुट जो ट्रांसफार्मर लगा है इन्वर्टर में उसका मेन उद्देश्य क्या है, यानी वो क्या करता है। पहला इनपुट एसी को स्टेप करता है, दूसरा इनपुट एसी को स्टेप डाउन करता है, तीसरा एम्पलीफायर से एसी स्टेप करता है, और चौथा एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। इन्वर्टर में जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है उसका उद्देश्य क्या होता है, इनपुट एसी को स्टेप करता है, यानी इनपुट एसी जो आ रहा है उसको बढ़ा देता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनपुट एसी को स्टेप डाउन करता है, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है, ये भी हमारा गलत है। चौथा तीसरा क्या है, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करता है, वहां पे जो है एम्पलीफायर सर्किट लगा रहता है उसी से स्टेप अप करता है, किसको स्टेप अप करता है, एसी धारा को, क्या करता है, एम्पलीफायर से एसी धारा को स्टेप अप करता है, कौन करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन स्वचालित, यानी क्या रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर जो बनाया जाता है
उसमें किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी एस्थेटिक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी रिंग कोर प्रकार ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी फेराइड कोर ट्रांसफार्मर। यानी ये बता रहा है कि फेराइड कोर ट्रांसफार्मर जो कि कोर के प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है फेराइड, उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। यहाँ पे बता हमारा क्या रहा है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो है हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक ही वाइंडिंग में इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। कौन करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसलिए हमेशा स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही वाइंडिंग पे कार्य करता है। यानी आधा वाइंडिंग इनपुट का कार्य करता है और आधा वाइंडिंग आउटपुट का कार्य करता है। इसलिए स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बता रहा है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज हमेशा क्या होता है, नियत रहता है यानी सामान्य रहता है। वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला स्वप्रेरण के सिद्धांत पे, ट्रांसफार्मर तो स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन क्या हो रहा है, कह रहा है कि नियत वोल्टेज कभी बदलता नहीं है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सभी जान रहा है कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, लेकिन ये बता कर क्वेश्चन क्या रहा है कि नियत वोल्टेज में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसफार्मर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विभवपात सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी फेरो अनुनादित सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता नहीं है ट्रांसफार्मर। फेरो अनुनादित सिद्धांत पे कार्य करता है कौन, ट्रांसफार्मर जो है ये फेरो अनुनादित ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फेरो अनुनादित सिद्धांत, यानी उसमें फेरों की संख्या के अनुसार जो है वो वोल्टेज को नियत रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरा क्या है, रोटोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज हमेशा सामान्य रखेगा, लेकिन ये क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर वो जो कि सब में कार्य कर सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ ये बढ़ाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमेशा घटाएगा करंट को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगाया जाता है, ये हमेशा क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो सब स्टेशन के बाद लगाया जाता है, ये हमेशा वोल्टेज को घटाता है। रोटोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये सभी तरह से कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग।